everyone and welcome in my YouTube channel Chemistry with Prachi. I am Professor Prachi Sarkade. तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं. आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ. आज हम देखने वाले हैं कि महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन मतलब क्या, राइट? इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इसका क्राइटेरिया ऑफ रिजल्ट क्या रहता है, एग्जाम फीस क्या रहती है, सिलेबस क्या रहता है, इसके बाद कौन कौन से जॉब हमें मिल सकते हैं या इसकी एज लिमिट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले देखते हैं हम स्टेट मतलब क्या. तो ये बेसिकली एक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है. अगर ये महाराष्ट्र में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं महाराष्ट्र के लिए तो आप महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम दे सकते हैं. अगर यही आप केरला स्टेट के लिए करते हैं तो आप के सेट एग्जाम दे सकते हैं, राइट? तो बेसिकली ये एक हर एग्जाम के लिए अलग अलग स्टेट में ये एग्जाम होती रहती है. तो इस एग्जाम को कंडक्ट करता है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे. ओके, तो जैसे कि ये एग्जाम साल में एक ही बार आती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहती. अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप पीएचडी भी कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले देखेंगे हम इसकी एलिजिबिलिटी क्या है. तो इसकी एलिजिबिलिटी बेसिकली हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए. अब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट भी आपका हुआ तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी अगर आप हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं. पर इसमें एक कंडीशन है. अगर आप समझो कि अगर कोई स्टूडेंट पीजी के लास्ट सेमेस्टर में है, ओके, या पीजी के लास्ट ईयर में है और उन्होंने सेट एग्जाम दी हुई है, सेट तो वो क्वालिफाई कर गए पर पीजी में उनका बैकलॉग आ गया. होता है कभी कभी ऐसे कि पीजी में बैकलॉग आ गया. इन केस अगर आपका सेट क्वालिफाई हो गया बट पीजी में बैकलॉग आ गया तो वो सेट का सर्टिफिकेट आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, इसलिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है. अब जिनका पीजी कंप्लीट हो चुका है वो ध्यान में रखिए कि जिनकी कैटेगरी ओपन है, ओके, तो जिनकी कैटेगरी ओपन है उनके लिए 55% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है. अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो कम परसेंटेज भी रहते हैं तो भी चलेगा, बट 50% रहे तो भी चलेगा. बट ओपन कैटेगरी के अगर कोई कैंडिडेट या कोई स्टूडेंट्स है तो उनको 55% उनके एकेडमिक में आना बहुत ज़रूरी है. क्लियर? तो देखिए, जिस सब्जेक्ट में आप पीजी कर रहे हैं, अभी मैं ये इन्फॉर्मेशन तो सब केमिस्ट्री सब्जेक्ट की रिगार्डिंग ही दे रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपका लाइफ साइंस हो, है ना, अगर आपका लाइफ साइंस हो, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका पीजी जिस सब्जेक्ट में है उसी सब्जेक्ट का आप सेट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि पीजी हमारा फिजिक्स में हो गया और सेट हम मैथमेटिक्स का दे रहे हैं, ऐसा नहीं रहता. तो जिसमें आपका पीजी हो गया है वही आप सेट एग्जाम दे सकते हैं. क्लियर? ओके, तो चलिए देखते हैं हम इसका एग्जाम पैटर्न क्या है. अभी इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन है, देखिए, बेसिकली इसमें पेपर हमारे दो रहते हैं. एक रहता है पेपर 1 और हमारा दूसरा रहता है पेपर 2. ओके, तो पेपर 1 में हमारा रहता है जनरल का पेपर. ठीक है, ये रहता है हमारा जनरल का पेपर. और पेपर 2 जो हमारा रहता है वो रहता है हमारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर. अगर आपका केमिस्ट्री हो तो केमिस्ट्री का पेपर रहेगा, मैथमेटिक्स हो तो मैथमेटिक्स का पेपर रहेगा. अब पेपर 1 जो है, इस पेपर 1 में देखिए आपका रहता है, इसमें रहेंगे आपके 100 क्वेश्चंस, सॉरी 50 क्वेश्चंस इन पेपर 1. ओके, और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स. ठीक है ना. और जो आपका पेपर 2 है, इसमें आपके क्वेश्चंस रहते हैं 100 क्वेश्चंस, और जो कि 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है. क्लियर? पेपर 1 जो रहता है ये आपका, ये रहता है 1 आवर का बेसिकली, और पेपर 2 जो रहता है आपका ये रहता है 2 आवर्स का. ओके, तो देखिए
आप 50 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 के हैं, 100 क्वेश्चंस आपके पेपर 2 के हैं। ये पेपर तो आप सबके लिए कॉमन पेपर रहता है, बट ये पेपर आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है। अब 100 क्वेश्चन से 2 मार्क्स के लिए है, 50 क्वेश्चन से 2 मार्क्स के लिए है। तो आपका ये जो पूरा पेपर हो गया, ये हो गया आपकी 3 आवर्स का। ओके, तो इसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। अब नेट एग्जाम में कैसे रहता है कि आपको पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ये नेट एग्जाम का क्राइटेरिया रहता है, जिसमें आपको तीनों भी पेपर एक साथ दिए हुए रहते हैं। वो ऑनलाइन पेपर रहता है, ठीक है। आपको लग रहा है कि नहीं मैंने पार्ट 2 में जाना चाहिए, तो आप पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको लग रहा है नहीं मुझे पार्ट सी में से क्वेश्चन आ रहे, तो आप डायरेक्टली वहां जंप करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट सी होने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पार्ट ए का ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आप वहां जंप कर सकते हैं। पर यहाँ वैसे नहीं रहता। सबसे पहले आपका पेपर 1 आपको दिया जाएगा। पेपर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा 1 आवर में, उसके बाद गैप रहेगा, उसके बाद आपको पेपर 2 मिलेगा, ठीक है। मतलब पेपर 1 पहले आपको कंप्लीट करना है, ब्रेक रहेगा, फिर आपके पास पेपर 2 आएगा, ठीक है। और इस केस में क्या रहता है कि आप रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग इसमें अलाउ नहीं रहती। आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो मार्क्स आपके फाइनल कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ रिजल्ट। अब इसमें रिजल्ट डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो इसका क्राइटेरिया क्या है। तो देखो इसमें मैं 2 बारे में बात करूंगी। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कट ऑफ के बारे में, और सेकेंडली मैं यहाँ बात करूंगी क्वालिफाई के बारे में, है ना। क्वालिफाइड कैसे होते हैं ये हम उसके बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कट ऑफ क्या रहता है। तो जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं, जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए कट ऑफ रहता है मिनिमम 40%, ओके। और जो अदर स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए कट ऑफ रहता है देखिए 35% का। अब ऐसा नहीं है कि जो आपका एग्जाम है, जो टोटल मार्क्स है, उसमें से आपको 40% मिल गए या 35% मिल गए तो आप सेट क्वालिफाइड है, ऐसा नहीं रहता। ये आपकी कट ऑफ की लिस्ट है, ठीक है। ये कट ऑफ में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है कि 40% रहेंगे तो आप कट ऑफ की लिस्ट में आ रहे हैं, 35% रहेंगे तो आप कट ऑफ की लिस्ट में आने वाले हैं। पर ऐसा नहीं कि 40% मार्क्स मिल गए, 35% मार्क्स मिल गए, इसका मतलब आप क्वालिफाइड है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया सीट का, नहीं। इसके लिए क्या रहता है कि जो उसके बाद मेरिट स्टूडेंट्स रहते हैं, राइट, जो मेरिट स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी ही फाइनल लिस्ट लगेगी और उनको ही क्वालिफाई का सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लियर। तो उनकी ही लिस्ट लगेगी और उनको ही क्वालिफाई का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब इनमें क्या है कि जो स्टूडेंट्स 40% और 35% मिल चुके हैं, अब इनमें से मेरिट स्टूडेंट्स को वो निकालेंगे, उनको 6%, 7% जितने भी परसेंटेज स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट्स में से निकालने हो, वो स्टूडेंट्स फिर फाइनल क्वालिफाई लिस्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये है उसका बेसिकली क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट है देखिए फॉर्म फीस। अब इसमें देखिए आपको अगर ओपन कैटेगरी के लोग हैं, ओपन कैटेगरीज के लोग हैं तो आपको 800 फीस रहेगी, और अगर आप अदर कैटेगरीज के लोग हैं ओके तो 650 इसकी एग्जाम फी रहती है, ठीक है। चलिए देन है सेंटर। अब सेंटर तो टोटल यहाँ हमें 17 सेंटर मिलेंगे, ओके। 17 सेंटर है सेट एग्जामिनेशन में, जिसमें मुंबई, पुणे, अहमदनगर, अमरावती, नागपुर, कोलकाता, सोलापुर, नाशिक, धुळे, जळगाव, औरंगाबाद, नांदेड़, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, पणजी गोवा में, ओके। अब ये गोवा कहाँ से आ गया है मैं आपको बाद में बताती हूँ। रत्नागिरी एंड परभनी, ये सब सेंटर्स से हमारे स्टेट एग्जामिनेशन के लिए। अब देखिए स्टेट एग्जाम क्वालिफाई हो गए तो आप स्टेट लेवल पर ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट लेवल मतलब आप महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ मैं, महाराष्ट्र के लिए अगर आप सेट देते हैं तो महाराष्ट्र प्लस गोवा में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये सेंटर यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब सेंटर आपने एक बार फॉर्म फिलिंग के टाइम सेंटर आपने अमरावती, पूना, कुछ आपने सिलेक्ट किया हो वो आपने एक बार टिक कर दिया तो उसके बाद आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको पहले ही फिक्स करना है कि आपको कौन सी सिटी चाहिए एग्जाम के लिए। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है एज लिमिट। अब एज लिमिट देखिए, एज लिमिट तो इनकी मिनिमम रहती है 18 ईयर्स,
और मैक्सिमम नो एज लिमिट। ओके, मतलब नॉट फिक्स्ड। क्योंकि क्या है कि 18 साल में तो कोई सीट नहीं देने वाला, क्योंकि 22-23 साल के जब आप होगे तब आपका पीजी कंप्लीट होता है। तो बेसिकली आप 22-23 ईयर के बाद ही सीट एग्जाम देने वाले हैं। 23 साल के बाद भी आप जब तक आप जॉब कर सकते हैं वहां तक आप सीट एग्जाम दे सकते हैं। 58-60 ईयर तक आपकी जॉब ईयर रहती है ना, तो 58 ईयर तक आप कभी भी आप सेट एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब करने के लिए आपको कोई एज लिमिट फिक्स नहीं रहती, वैसे ही यहाँ एग्जाम देने के लिए भी कोई एज लिमिट आपकी फिक्स्ड नहीं है। फाइन, तो ये सब हो गया आपके सेट एग्जामिनेशन के बारे में। अब इसका सिलेबस जो है, ये सिलेबस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें नेट, सेट और गेट तीनों का सिलेबस में इन डिटेल बताऊंगी। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है, कौन से टॉपिक के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, टाइम आपको वहाँ इन्वेस्ट करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पर उसके पहले देखिए कि आपका ये जो पेपर है ये ऑफलाइन पेपर है, तो फिर आपको क्या रहता है ना, एमसीक्यू रहते हैं, राइट। आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको लग रहा है कि आपका बी आंसर है तो फिर आप उसको बी को ही सर्कल करेंगे। क्लियर। पर इसमें क्या रहता है कि ये ओएमआर शीट जो है ये कंप्यूटर चेकिंग आपका पेपर होगा। तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर कोई भी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करती। अगर आप राउंड बना रहे हैं और आपका कुछ ऐसा गया तो ये आपका आंसर भले ही करेक्ट होगा पर ये रॉन्ग ही मानेगा, क्योंकि सर्कल के बाहर आपको राउंड नहीं करना है, सर्कल के अंदर ही आपको करेक्ट राउंड करना है। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। ये एग्ज़ाम जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि साल में एक बार ये एग्ज़ाम होने वाली है। अब देखिए ये हो गया पूरा सेट एग्जामिनेशन के बारे में। आई होप कि आपको पूरी जानकारी मिली होगी और आपको पूरे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। इसके बाद भी अगर किसी को कोई क्यूरी है, किसी को कुछ क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लर्न टुडे एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर।